अगला टॉपिक आता है हमारा संक्षेपण। संक्षेपण एक ऐसा टॉपिक है, देखो ये आपकी परीक्षा में, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम हम पढ़ तो रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें हमारा संक्षेपण किस तरह से आता है। तो इसमें आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगी और उसके साथ हम इसको समझेंगे कि संक्षेपण कैसा आता है। तो सबसे पहले तो बताती हूँ, ये संक्षेपण जो वर्तमान समय में आता है, आपकी जो MPSI की परीक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा, आपको शायद याद हो नहीं याद हो कि UPSI की परीक्षा में कुछ परिवर्तन की मांग चल रही थी कि UPSI की परीक्षा में परिवर्तन किया जाए, उसमें मुख्य परीक्षा को भी जोड़ा जाए। तो ये कोरोना काल से पहले डिमांड चल रही थी। तो ऐसा था कि ये चीज़ें बन चुकी थी कि क्या मुख्य परीक्षा में रखा जाएगा और जो आपकी PT परीक्षा होगी उसमें क्या रखा जाएगा, ये निश्चित, लगभग निश्चित सा हो गया था। और 2020 में जो आपका पेपर आने वाला था, तो लेकिन फिर हुआ कि कोरोना आ गया और वो चीज़ जो थी वो वहीं रह गई, वो आगे नहीं अप्लाई हो पाई। तो ऐसा सुनने में आ रहा है अब कि जो आपका पेपर आएगा अभी, शायद उसमें परिवर्तन हो जाए जब वो आए, या फिर ऐसा होगा कि इस साल नहीं हुआ तो फिर वो परिवर्तन जो रखा हुआ था, पेंडिंग पे था, वो अगले साल में होगा। तो अब चाहे आपका इस साल में हो परिवर्तन या अगली साल में हो, तो उसमें था कि अगर मेन परीक्षा जोड़ी गई यानी मुख्य परीक्षा जोड़ी गई उसमें, तो उसमें कुछ पॉइंट रखे जाएंगे, जैसे संक्षेपण रखा जाएगा, उसमें उसमें अपठित गद्यांश के साथ साथ अपठित पद्यांश भी बढ़ाया जाएगा, उसमें पत्र लेखन भी बढ़ाया जाएगा। ये थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो बढ़ाई जानी थी उसमें। तो इसीलिए आप इस चीज़ को आपको दोनों स्तर पे पढ़ना है। अगर आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पहले से है ही। और अगर मान लो भविष्य में UP की परीक्षाओं में अगर ये परिवर्तन भी होता है तो आपको पता ही रहेगा, मतलब फिर दोबारा ये नहीं रहेगा कि आपको फिर से भागना पड़े कि अब परिवर्तन हो गया तो अब क्या पढ़ें। तो हम दोनों ही स्तर पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो संक्षेपण है हमारा, ये संक्षेपण हमारी दोनों परीक्षाओं में अलग तरीके से होगा। एक होती है हमारी सब्जेक्टिव परीक्षा और एक होती है हमारी ऑब्जेक्टिव परीक्षा। ये भी आपका पॉइंट ऐसा है कि इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता। टीचर का बस इतना ही रोल है कि वो 5-10 मिनट आपको ये बता देगा कि आपको करना क्या है, और करना आपको स्वयं ही पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी परिभाषा को देखते हुए। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि संक्षेपण किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। अगर हम संक्षेपण शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब हुआ छोटा करना। तो संक्षेपण क्या होता है कि कोई बड़ी बात है और उस बड़ी बात को समझकर अपने शब्दों में उससे छोटा कर देना ही क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण 2 प्रकार से होता है। एक होता है जिसे हम कहें धारा प्रवाह, यहाँ पे डबल आ है, इसको सही कर लेना, धारा प्रवाह संक्षेपण, और दूसरा सारणी संक्षेपण। धारा प्रवाह संक्षेपण क्या होता है कि आपको कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कोई कहानी सी है, कोई लेख है, आपको उसे पढ़कर, उसे समझकर, उसको छोटा करके लिखना है, ये कहलाता है धारा प्रवाह। और जो सारणी संक्षेपण होता है, ये क्या होता है कि कई सारे मुद्दे अलग अलग होते हैं, उन सारे मुद्दों को अलग अलग को एक सारणी रूप में छोटा छोटा करके लिखा जाता है। ये सारणी संक्षेपण आपका RO की परीक्षा, जो मेन परीक्षा होती है, उसमें पत्र लेखन के लिए आता है। किस तरह से होता है, मतलब जब हम इस सारणी संक्षेपण की बात करेंगे, इसे मैं समझा देती हूँ। यानी जैसे कभी आपने ऐसा देखा होगा भविष्य में भी, देखो जैसे सारणी जो मैंने आपको धारा प्रवाह बताया, उसका मतलब तो ये है कि ऐसा पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को, अब मान लो कि अगर इसमें आपके 100 शब्द हैं, तो आपको इस बात को 1/3 यानी 1/3 में करना है। 100 शब्द हैं तो लगभग आपके 33 से लेकर 35 शब्दों के अंदर आपको इसका छोटा पैराग्राफ बना के लिखना होगा, ठीक है।
अब इसके बाद जो आपका है सारणी संक्षेपण, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास 10 पत्र हैं, ठीक है, 10 पत्र दिए हुए हैं और इनकी आपको इनका संक्षेपण करके रखना है। तो क्या होता है कि हम ना सारणी बनाते हैं ऐसे। अब ये सारणी बनाएंगे, इसमें पहले का कॉलम में रखेंगे पत्र क्रमांक हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया कि उसका क्या है क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यानी पहले ऑप्शन में रखा हमने क्रमांक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर हमारे पास आ गया, ये हमने बनाया, इसमें बना दिया हमने कि जो प्रेषक है उसका नाम जहाँ से आया है, और फिर इसके बाद आ गया हमारा प्रेष्य। इसके बाद हमने यहाँ पे रख लिया उसका मुख्य विषय, विषय आ गया, और यहाँ पे हमने रख लिया कि मेन बात जो है जहाँ से दिया हुआ है लास्ट में। अब ये सारणी का जो बीच वाला हिस्सा है, जो विषय आ गया वही आ गया। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास 10 पत्र थे अलग अलग, हमने क्या किया, एक पत्र को इतने में रख दिया जहाँ से उसका पत्र क्रमांक था, किसने भेजा था, किसको भेजा था, मुख्य विषय इसका क्या था, और लास्ट में इसके हस्ताक्षर या संलग्न अगर कुछ हैं तो वो, ठीक है। फिर दूसरा पत्र हमने यहाँ पे सहेज लिया, मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह से करके हमने क्या बना दिया, एक ही पेज पे उन 10 जो पेपर थे उनको यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो इसको कहते हैं सारणी संक्षेपण, ठीक है। और ये आपसे लिखवाया जाता है, ये जब जैसे मान लो आप, अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, तो आरओ मेंस में ये आपका आता है। तो जब आरओ मेंस में पूरी डिटेल तो हम तब पढ़ेंगे, हमारी इन परीक्षाओं के लिए नहीं है, बस ये मैंने समझाया कि सारणी संक्षेपण और धारा प्रवाह संक्षेपण में अंतर क्या होता है, ये आपको पता नहीं। जैसे पूछा जाता है, ये प्रश्न आ जाता है कि सारणी संक्षेपण का प्रयोग अक्सर किन को लिखने के लिए किया जाता है, या जैसे दिया है इसमें किसी मुद्रित, लिखित अथवा कथित विषय में दी गई सामग्री को तालिका के रूप में बनाया जाता है। तो पूछा जाएगा सारणी संक्षेपण में किसी भी मुद्रित या लिखित कथित विषय को किस रूप में सहेजा जाता है, तो तालिका के रूप में। तालिका का मतलब क्या होता है, ग्राफ बनाना, ठीक है। अब इसके बाद दिया है संक्षेपण के नियम। तो संक्षेपण के नियम क्या है, वही ये चीज तो आपकी मुख्य है, पर प्रश्न यहाँ से भी बनता है आपकी परीक्षा में। दिया है सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना है, ये तो एक प्रोसेस हो गई। दूसरा, मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें, शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। तीसरा दे रखा है कि आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। और चौथा दिया है संक्षेपण में भाषा शैली अन्य पुरुष की होनी चाहिए। तो प्रश्न क्या बन जाता है यहाँ से कि संक्षेपण करते समय भाषा शैली हमारी कैसी होनी चाहिए, उत्तम पुरुष में होनी चाहिए, मध्यम पुरुष में होनी चाहिए, या अन्य पुरुष में होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जाता है यहाँ पर। और यह आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अलग हटा देना चाहिए, क्या ये संक्षेपण का होता है। तो इस तरह के सवाल भी आपके प्रश्न मतलब आए हैं, तो आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपका दिया है संक्षेपण की विशेषता। यहाँ पे दिया है कि संक्षेपण में क्या क्या विशेषता होती है। तो संक्षेपण सामान्यतः मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। ये प्रश्न आ जाता है कि जो संक्षेपण होता है वो लगभग मूल गद्यांश का कितना हिस्सा होता है, तो 1/3 होता है। यदि संक्षेपण की शब्द संख्या निर्धारित हो तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जब कभी आपकी परीक्षाओं में आएंगे, उसमें क्या होता है कि मान लो अगर उसने 200 का अंक लिख दिया, कोई गद्यांश दिया और उसने 200 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको 200 का 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो उसने 300 लिख दिया तो 300 का 1/3 करना पड़ेगा, वो ले देता। कई बार ऐसा होता है कि वो केवल पैराग्राफ दे देता है और लिखता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको उस पैराग्राफ के शब्दों की गिनती करनी पड़ेगी उसका 1/3 करने के लिए, ठीक है। जब कभी अगर होगा, ये मैं सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है वो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आता है। आगे कह रहा है कि संक्षेपण में व्याकरण संबंधित गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखा जाता है, अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो मतलब कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपने गलतियां करी तो अंक कटेंगे। नंबर 3, संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषण आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें ऐसा कोई प्रयोग नहीं होगा। संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। जो बात आपने एक वाक्य में लिख दी, फिर उस बात को घुमा फिरा के दूसरी बार नहीं लिखिए।
वहां पर भी नहीं तो अंक कटेंगे, क्योंकि संक्षेपण का मतलब ही होता है बात को एकदम सीधे सीधे कहना। नंबर 5 कहता है कि संक्षेपण में तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। ये कह रहा है कि पैराग्राफ जो आपका दिया हुआ है और अगर आप उसका संक्षेपण कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी की तिथि दी गई है तो आप तिथि को जस का तस रखेंगे। कोई आंकड़ा दिया गया है तो आपको उसे बिल्कुल जस का तस रखना पड़ेगा। संज्ञा है, कोई नाम है किसी का, तो उसे भी परिवर्तित नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कि पर्यायवाची रख दें उसकी जगह पर, ठीक है। तथ्य मतलब जो भी उसमें बात कही गई है आप उसे तोड़ मोड़ नहीं सकते, तो उसको यथावत बनाए रखना पड़ता है। नंबर 6 पॉइंट कहता है संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। मतलब जो संक्षेपण है आपका वो बिल्कुल आपको ऐसा रखना है, सीधी सरल भाषा हो, सहज भाषा हो, व्याकरण से युक्त हो, यानी उसमें व्याकरण संबंधित गलतियां नहीं हो और स्पष्ट भाषा में हो, घुमा फिरा के अलंकारित या इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग करनी है। तो ये आपकी कुछ विशेष बातें हैं जिनसे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं। अब ये अगर आप मान लो सब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, तो आपको सीधा पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ को आपको पढ़ के उसको लिखना है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें संक्षेपण आपका आ रहा है, तो आपको अभी तक आपने जो देखा परिभाषा से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब प्रश्न किस तरह के आपकी परीक्षा में इससे आते हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये आया हुआ प्रश्न है MPSI का। यहाँ पर दिया हुआ है एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ कहता है कि अंधकार में व्यक्ति भटक कर खो जाता है, वह असहाय हो जाता है, उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, इसलिए वह निराशा का शिकार हो जाता है। कुछ आत्मविश्वासी लोग अंधेरे में भी प्रकाश की किरण लाने के लिए बेचैन रहते हैं। यह संघर्ष ही वास्तविक मानव की पहचान है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलती है, चाहे उसे जुगनू की रोशनी मिले या दिए की। उसके मन में एक विश्वास जन्म लेता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी अपनी आँखों की रोशनी ही तेज हो जाती है, इसलिए उसे रात के घने अंधेरे में भी दिखने लगता है। ये ही लोग समाज की आशा बनते हैं। अब ये पैराग्राफ हमें यहाँ पे दिया है और इस पैराग्राफ में हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि ये कह किसके बारे में रहा है, क्योंकि इसी का संक्षेपण करना है। प्रश्न कहता है उपर्युक्त पंक्तियों का संक्षेपण कीजिए। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। श्रम का महत्व, दूसरा ऑप्शन है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तीसरा ऑप्शन सब दिन रहत न एक समान, और चौथा ऑप्शन नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो इस पैराग्राफ का जो एक सार है वो इन चारों में से कौन सा हो सकता है? तो जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि ये पैराग्राफ हमको ये सिखा रहा है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसको आशावादी बने रहना चाहिए, और वो जब आशावादी रहता है तो उसका मन कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेता है, आशा रहती है उसमें। तो ये चीज़ कह रहा है। अब हम देखें कि श्रम का महत्व, तो इस पंक्ति में श्रम के बारे में, परिश्रम के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये कट जाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ना तो इसमें शत्रुता की बात हुई है ना किसी धर्म की बात हुई है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। अब सब दिन रहत ना एक समान, इसका मतलब है कि सारे दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते, तो इस पंक्ति में इस तरह की भी कोई बात नहीं की गई है, तो यह भी कट जाएगा। हमें उत्तर क्या मिल गया? डी हो गया, ठीक है। द नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो इस तरह का संक्षेपण से अगर प्रश्न आएगा तो ऐसे आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न वाक्य का संक्षेपण कीजिए। ठीक है, संक्षेपण बताना है। अब ये पंक्ति दी हुई है
किसी के शरीर के अंग, उसका रंग रूप अथवा किसी व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव नहीं बदला जा सकता। हजार उपाय करें, यदि कोई असर होगा तो भी अस्थायी। मतलब जो उसका मूल है, उसका जो रंग रूप है, वो सारी चीजें, यानी जो उसका अंदर का चरित्र है, वो कभी बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है का वर्षा जब कृषि सुखानी। दूसरा, कोयल होय न उजली सौ मन साबुन लाए। तीसरा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक बात नहीं कह रहे, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बता रहे जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है का वर्षा जब कृषि सुखानी। इसका मतलब है कि उस वर्षा का कोई फायदा नहीं जब कृषि सूख गई हो। अब दूसरा कह रहा है कि कोयल होए न उजली सौ मन साबुन लाए। ये कह रहा है कि जो कोयल है, कोयल का जो रंग है वो कभी सफेद नहीं हो सकता, कभी उजला नहीं हो सकता, वो कभी गोरी नहीं हो सकती, चाहे क्यों ना 100 मन साबुन लगा दो। तो कहने का मतलब है इन पंक्तियों ने वही बात कही है जो यहाँ पे कहा है कि किसी का जो मूल है वो नहीं बदला जा सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ? बी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको बताना, तीसरा प्रश्न। गद्यांश कह रहा है कि मनुष्य जिस संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति में बुरा फल मिलता है, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उसके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। अब बताइए ऑप्शन क्या है? क्या होगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तैते पाव पसारिए जैसी लावी शोर, या सत्संगति या जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, द हो जाएगा, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अब ये बताओ इस प्रश्न में कोई दिक्कत होगी? बहुत आसान है, समझना है बस आपको उसका सार। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, जैसे देखो प्रश्न संख्या 17, ऐसे भी प्रश्न है आपके, तो आपको थोड़ा सा विचार करना है। इसको बताइए, प्रश्न संख्या 17, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें अतिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्य आदि को परिवर्तित करना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं और तथ्य आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। बताओ कौन सा होगा? देखो, जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए ना, तो चुनाव मत करना, रिजेक्ट करना। अगर चुनाव करने के चक्कर में आए ना तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठोगे। तो आपको करना है रिजेक्ट, कि ये तो होगा नहीं। तो शुरुआत पहले में देखेंगे, दिया है अतिथियों, मतलब इसने यहीं गलत कर दिया तो ये कट गया। ठीक है, फिर दे रहा है तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। यह हमें कुछ सही सा लग रहा है, लेकिन आगे देखेंगे बाद में आके। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को परिवर्तित करना चाहिए, परिवर्तन नहीं करेंगे, ये इसने बता दिया। ठीक है, तो कट जाएगा। तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं, तो क्रियाओं को, ये आगे कह रहा है यथावत, क्रियाओं को यथावत नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब हमारी भाषा शैली ही अन्य पुरुष की होगी तो क्रिया तो बदलेगी ही बदलेगी, तो इसलिए क्रियाओं नहीं। हमें उत्तर मिल गया, उत्तर क्या होगा? ब। ठीक है, बी हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे सही करना है। बताओ प्रश्न संख्या 18, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो
सीधी सरल सहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। सीधी सरल सहज व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी सरल असहज व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी कठिन सहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। अब यही है, अगर आप ये देखेंगे कि इसमें सही कौन सा है, इसके चक्कर में रहेंगे तो ये प्रश्न खा जाए आपका ना, समय खा जाएगा ये प्रश्न। तो आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। जैसे कह रहा है कि सीधी कठिन, देखते ही काट दो, आगे पढ़ने ही नहीं है। सीधी सरल असहज नहीं, सहज, काट दो इसे। सीधी सरल सहज व्याकरण असम्मत नहीं, सम्मत, 3 कट गए। सीधी सरल सहज व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो, आंसर मिल गया। अगर इसे ऐसे पढ़ने के चक्कर में रहोगे कि कौन सा सही है कौन सा सही, तो दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, आपको खोजना है वो शब्द कि जिसके कारण ये नहीं होगा, और बस उसको क्रॉस कर दो, आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि नहीं आप समझ पाएंगे। तो सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं, यही 1-2 प्रश्न होते हैं, इनको करना। ठीक है, अब इनको घर पे जाके जो और प्रश्न दिए हुए हैं, होमवर्क यही है कि एक बार अपना पढ़ के देख लेना। उत्तर माला यहाँ पर दी हुई है, तो उत्तर माला में देखकर इसको चेक करके आप इसे, ठीक है, आंसर को कर लेना।